Welcome to your favorite YouTube channel, Advanced Learning. Today we will solve SSC previous year paper English section. Now let's start the question. Select the most appropriate word to fill in the blank. जो भी इसमें blank दिया हुआ है स्पेस उसको appropriate word से ऑप्शन में fill up कीजिए. First है his company has the dash of producing the best cricket balls in the country. A है opinion, B है reputation, C है brand, D है position. तो his company उसकी कंपनी has the उसकी कंपनी के पास एक dash producing the best cricket ball पूरी इस देश में बेस्ट क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करने का उसकी कंपनी के पास है. क्या है? ओपिनियन है, रेपुटेशन है, ब्रांड है या पोजीशन है? बताइए आप लोग. सॉल्यूशन देखते हैं. आंसर है कि हिज कंपनी हैज द रेपुटेशन ऑफ. रेपुटेशन मतलब उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी उस कंपनी की एक मार्केट में ब्रांडिंग बिलीफ है, मार्केट में लोगों द्वारा बिलीफ है कि वो कंपनी बेस्ट क्रिकेट बॉल इस कंट्री में बनाती है. हिज कंपनी हैज द reputation of producing the best cricket balls in the country. B is the right answer. Explanation देखेंगे. The sentence implies that it is believed that his company produces the best cricket balls in the country. कि उसकी कंपनी ये बिलीव किया जाता है कि ये सेंटेंस बता रही है कि ये बिलीव है, ये पहले से बिलीफ है सोसाइटी में या लोगों में कि उसकी कंपनी जो है बेस्ट क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करती है इस कंट्री में. ठीक है. रेपुटेशन मींस क्या होता है? द बिलीफ और ओपिनियंस दैट आर जनरली हेल्ड अबाउट समवन और समथिंग. एक बिलीफ या ओपिनियन होता है किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी कंपनी के बारे में या किसी भी प्लेस के बारे में कोई बिलीफ है. तो क्या बिलीफ है? कि वो बेस्ट क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करता है, तो रेपुटेशन होगा. बाकी क्यों नहीं होगा? ओपिनियन नहीं होगा. ओपिनियन नहीं होता है कि वो बेस्ट क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करता है. ब्रांड नहीं होता. ब्रांड तो करता है, ब्रांड तो कंपनी ही है, तो ब्रांड तो होगा ही नहीं. हैज द कोई चीज उसके पास होगी ना, रेपुटेशन हो सकती है, ब्रांड नहीं हो सकता. ब्रांड तो वो कंपनी पहले से ही बनी है, कंपनी है. तो पोजीशन नहीं, हैज द पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग नहीं, पोजीशन नहीं है, रेपुटेशन होगा, मतलब बिलीफ और ओपिनियन. क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. अगर कोई भी सेंटेंस नहीं रिक्वायर है तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट कीजिए या कोई बाकी ऑप्शन में से जो सही है वो टिक कीजिए, जो भी अंडरलाइन है इस सेंटेंस में. क्वेश्चन नंबर 2 में इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू. अगर तुम यहाँ अपना कार को पार्क करोगे तो ट्रैफिक पुलिस तुम्हें फाइन करेगी. तो हैज फाइंड यू क्या है? सही है कि नहीं है? विल फाइन यू, हैज फाइंड यू मतलब क्या होता है? हैज फाइंड यू मतलब ऑलरेडी कर चुका है. हैज क्या? फाइंड यू मतलब क्या? हैज मतलब क्या होता है बताइए? ये गलत है. विल फाइन यू होगा, फाइन यू होगा या फाइंड यू होगा. नो इम्प्रूवमेंट भी है ऑप्शन. देखेंगे ऑप्शन क्या है. विल फाइन यू, क्योंकि ये बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर तुम पार्क करोगे कार. हैज नहीं लगेगा, हैज पॉसिबिलिटी नहीं बताता है, हैज हो चुका होता है अगर कोई चीज तो बताता है वो. तो इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस विल फाइन यू. वो तो ट्रैफिक पुलिस तुम्हें फाइन करेगी. ठीक है. विल फाइन यू फ्यूचर में बता रहा है. द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो व्हाट एक्शन वन विल टेक इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगा तो क्या उसमें कोई इंसान एक्शन लेगा या क्या उसमें एक्शन लिया जाएगा उस सिचुएशन में. लाइक इन द गिवन सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस में दिया हुआ है द सेकंड क्लॉज बता रहा है कि द एक्शन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस. सेकंड क्लॉज एक्शन बता रहा है व्हेन समवन पार्क का पहले के एक्शन पे सेकंड क्लॉज का क्या है वो एक्शन. The second clause shows the action of the traffic police when someone park a car at some location. In such sentence, इस sentence में we use simple present tense with the if clause. If clause क्या होता है? Simple present tense यूज करते हैं and simple future tense उसके main clause में. Main clause क्या होता है? Future में हो सकता है अगर तुम्हारे एक्शन पे जो रिएक्शन है ट्रैफिक पुलिस का. ठीक है. ये सही आंसर है, इसीलिए A is the right answer. अब 3 to 7 में in the following पैसेज दिया हुआ है, इसमें कुछ fill in the blanks है, वो उसको आप भरना है. तो पहले ये पैसेज मैंने दे दिया है. सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट
poorly translated street sign with prices on offer for dash who spot the most error. It's running dash 2-week campaign calling on Korean foreigners dash to keep their eyes peeled for dash in English, Japanese and Chinese text. The Korea Times report there is a dash focus on public transport sign, map and information sign at historic site. As part of drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital. अब हम जो क्वेश्चन में हम दिए हैं सॉल्यूशन में एक एक लाइन करके दे दिए हैं जिससे आपको आगे भी जब ये पैराग्राफ फट जाए तो भी दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन है देखिए पहले में है सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन विथ प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर डैश हु स्पॉट द मोस्ट एरर। तो इसमें अप्रोप्रिएट बताना है, दैट होगा, दिस होगा, दीज होगा कि दोज होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले। सॉल्यूशन होगा दोज, इसमें क्या पता है सियोल सिटी गवर्नमेंट क्या होगा, लोगों से पूछी है कि जो भी स्ट्रीट में साइन बोर्ड्स हैं वो अगर जो पुअरली ट्रांसलेटेड है अगर उनको आप करेक्ट करेंगे तो वो उनको क्या करेगी, जो भी ज्यादा करेक्ट करेंगे, जो भी मोस्ट एरर स्पॉट करेंगे, जो भी ज्यादा गलती को नोटिस करेंगे उनको वो प्राइज देगी। तो उनको की स्पेलिंग क्या होती है, दैट, दिस, दीज या दोज, उनको हमेशा दोज लगता है, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। द ब्लैंक नीड्स अ वर्ड विच रिफर्स टू पीपल हु स्पॉट मोस्ट एरर। हु में यहाँ पे तो हु क्या होता है, कोई इंसान जो पकड़े गए, हमें नहीं पता है कौन सी ज्यादा एरर उसमें खोज पाएगा, तो उसमें दोज लगेगा क्योंकि दोज यूज्ड इन सिंगलिंग आउट समवन और समथिंग एड ascribing a distinctive feature to them is the perfect fit for the blank. Hence option D is the correct answer. तो D सही है, उनका, उनको मिलेगा, ठीक है, उनको प्राइज मिलेगा। सिटी कौन सी सिटी देगी, सियोल सिटी गवर्नमेंट, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल। क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का पैसेज का अगला पार्ट है। इट्स रनिंग डैश 2-week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स। तो इट्स रनिंग क्या होगा, 2-week कैंपेन, अ कैंपेन होगा, द कैंपेन होगा, एन कैंपेन होगा या वन कैंपेन होगा। द कब लगता है, द क्या लगता है, किसी जब कॉमन चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, द जब किसी कॉमन, जैसे 2-week क्या है, 2-week कंपनी, यहाँ 2-week से कंफ्यूज मत होगा कि प्लूरल होगा, नहीं, ये 2-week एक एडजेक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पे अ लगेगा, आप देखेंगे अ इज द, बी इज द राइट आंसर। अ डिटरमिनर इज रिक्वायर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, एक डिटरमाइनर बताने है, ठीक है, डिटरमाइन क्या करेगा कि कितने वीक क्या कैंपेन है, एक कैंपेन है कि क्या कैंपेन है। An indefinite article is required because it precedes a word that begins with a consonant sound. Consonant sound है 2-week, ठीक है, ये consonant sound है इसीलिए यहाँ अ लगेगा। Hence option B is the correct answer. Please do not get confused. देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 weeks जो है वो क्या है, वो प्लूरल, मेक्स द नाउन कैंपेन प्लूरल, नहीं, 2 weeks क्या है यहाँ पे एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है जो कि ड्यूरेशन बता रहा है आपको। ड्यूरेशन क्या होता है, ओनली शोइंग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज द एडजेक्टिव, इट इज नॉट मेकिंग द नाउन कैंपेन प्लूरल। कैंपेन को प्लूरल नहीं पा रहे हो, कैंपेन्स नहीं है, कैंपेन है, एक 2 week कैंपेन है जो लोगों को एरर स्पॉट करने पे प्राइज देगा सियोल सिटी, ठीक है, इसीलिए अ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, उसके आगे 2-week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर, क्या कोरियन और फॉरेनर्स को डैश क्या अलाइक टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर, अलाइक होगा, सेम टू कीप नहीं, सेम नहीं, अलाइक, अलाइक मींस क्या होता है, alike is the right answer. The blank needs an adverb, adverb है, adjective को नहीं लगेगा यहाँ पे, therefore the use of same would be incorrect, same नहीं लेगा, same to keep their eyes peeled for, क्योंकि यहाँ पे adverb लगाना है, same adverb नहीं है। और between alike and similarly, alike is the correct choice, क्यों, it means of 2 or more people or things, जैसे कोरियन और फॉरेनर्स है, इसमें क्या हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा इंसान भी हो सकते हैं ना। कोरियंस क्या है, एक तरह के लोग हैं, कोरिया के लोग, और फॉरेनर्स हैं जो कोरिया के बाहर से आए हुए हैं, तो ये भी 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इट मीन्स 2 और मोर पीपल और थिंग सिमिलर टू ईच अदर, जो एक तरह के हैं, ठीक है, जो एक तरह के, और जो अपना आईज उस पे रखेंगे एरर पे, किस पे, जो साइन बोर्ड पे एरर हैं उनको, वही उसी पैराग्राफ से है, तो इसको आप अटैच कर लीजिएगा सियोल सिटी वाले से। Hence option B is the correct answer. अब क्वेश्चन नंबर 6 कहेंगे टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर, देखिए वहां पे था ना, आगे हम लोग पढ़े थे, आई लाइक टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट द कोरिया टाइम रिपोर्ट्स। अब इसमें क्या हुआ है
कीप देयर आईज पील्ड फॉर, जो उनको उसको खोज, जो अपनी आई, अपनी जो है आंख, अपनी नजर उस पे लगाए हुए हैं एरर खोजने में। तो क्या होगा, गफवास होगा, ओवरसाइट होगा, मिस्टेक्स होगा या ब्लंडर होगा। मिस्टेक्स होगा, क्यों मिस्टेक्स होगा, पील्ड फॉर मिस्टेक्स, अपनी नजर कहाँ लगाए रहेंगे, साइन बोर्ड पे मिस्टेक ढूंढने के लिए, इसीलिए मिस्टेक इज द राइट आंसर। क्यों मिस्टेक देखना है कि साइन बोर्ड अगर पे कोई ट्रांसलेशन एरर है, कोई स्पेलिंग एरर है तो, ठीक है। गफॉज मीन्स क्या होता है, अलाउड एंड हर्टी लाफ, जो बहुत ही तेज या बहुत ही दिल से हंसते हैं उनको गफॉज कहता है। ओवरसाइट क्या होता है, एन अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग, एक अनइंटेंशनल फेलियर होता है जो किसी को नोटिस या किसी को कोई करता है कुछ करने के लिए, जो अनइंटेंशनल फेलियर होता है, मतलब अनचाहे रूप से कोई काम नहीं हो पाया तो, ठीक है। या कि ओवरसाइट मीन्स ये भी होता है कोई उस पर निगाह रख रहा है तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे ओवरसाइट नहीं होगा। मिस्टेक देखना है हमको, ठीक है, सिर्फ नजर नहीं गड़ाए रखनी है, मिस्टेक हमको बताना है कि साइन बोर्ड पे क्या मिस्टेक है। समथिंग स्पेशली अ वर्ड, फिगर और फैक्ट विच इज नॉट करेक्ट इन एन इनएक्यूरेसी, मिस्टेक मतलब इनएक्यूरेसी होता है जो गलत है, जो गलत चीज है। ब्लंडर मतलब होता है स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, ब्लंडर थोड़ा हार्श वर्ड है, ब्लंडर क्या है, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, ब्लंडर नहीं कहेंगे। मिस्टेक क्या होता है, एप्रोप्रिएट वर्ड है, जबकि ब्लंडर टू स्ट्रांग वर्ड टू बी यूज्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक बॉडी द्वारा जो मिस्टेक हुई है उसको बताया जाएगा ना, ऑल्दो जो हम जनता उसको ब्लंडर कह सकती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में गवर्नमेंट अगर कोई या कोई बॉडी जो सिविक बॉडी है वो अपना कोई अगर गलती एक्सेप्ट कर रही है या कोई गलती बताने को कह रही है तो ब्लंडर नहीं कहेगी, कहेगी मेरी मिस्टेक बताओ, मेरे ब्लंडर्स मत बताओ, क्योंकि ब्लंडर इज टू स्ट्रांग वर्ड। सो मिस्टेक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज, उसी के आगे है, देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन, देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन पे डैश फोकस है, ज्यादा फोकस है, कम फोकस है, सही से फोकस है, क्या है वो हम आंसर में देखेंगे। मैप्स और इंफॉर्मेशन साइन पे, हिस्टोरिक साइट्स पे। अ पार्ट ऑफ ड्राइव एक कैंपेन चलाया गया है टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए कि वहां आए तो साइंस सही से पढ़ने समझ सकें। ये क्या लिखा हुआ है, कहीं भी जाना है या कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं या कभी हिस्टोरिक साइट्स पे जा रहे हैं। इन द साउथ कोरियन कैपिटल, साउथ कोरियन कैपिटल क्या है, सियोल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक, मेटिकुलस फोकस चाहिए, सिग्निफाइंग फोकस चाहिए या इंपॉर्टेंट फोकस चाहिए, पर्टिकुलर फोकस चाहिए। तो देयर इज अ लिखा है, अ इसमें ही होता है, अ मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज बताया जा रहा है, यानी स्पेसिफिक क्या का मीनिंग और क्या हो सकता है, पर्टिकुलर हो सकता है। मेटिकुलस मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म रूप से, जो बहुत ही ध्यान से, जो जिसको मेटिकुलसली किसी नजर गड़ाए रखना होता है, मेटिकुलसली बहुत ही गहन जो होता है शोध होता है उसको मेटिकुलस कहते हैं, बहुत ही मेटिकुलस नजर रखा है, तो मेटिकुलस नहीं होगा, अब पर्टिकुलर फोकस रहेगा, ठीक है, सिग्निफाइंग भी नहीं रहेगा। पर्टिकुलर इज द राइट आंसर। द सेंटेंस इंप्लाइड दैट देयर इज अ स्पेशल फोकस, स्पेशल फोकस है तो एज अ पार्ट ऑफ ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, स्पेशली ग्रेट और इंटेंस is the appropriate word for the blank. Hence option D is the correct answer. Other words do not produce the required meaning to the sentence. यहाँ स्पेशली एक ग्रेट और इंटेंस किसी फोकस की बात हो रही है तो पर्टिकुलर होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ये काम करना, तो पर्टिकुलर फोकस चाहिए सिविक बॉडी को कि वो ट्रांसपोर्ट साइन, मैप और इंफॉर्मेशन हिस्टोरिक साइट पे एरर जो है उनको और इजीली वे में कन्वे करे, ताकि पब्लिक उसको एरर बताए और वो सिविक बॉडी उसको सुधार सके। 7 तक था ये पैराग्राफ, अब 8 से देखेंगे। 8 क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। स्कार्स, स्कार्स मींस होता है कमी, अभाव, ये होता है, हाँ ये होता है, देखेंगे क्या होता है, आगे देखते हैं। ए है स्कैंटी, बी है सेल्डम, सी है प्लेंटीफुल और डी है फ्यू। अगर स्कार्स मीन्स होता है कि अभाव किसी चीज का, किसी चीज की कमी, तो इसमें क्या है, प्लेंटीफुल मतलब होता है, प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में है आपके पास, सफिशिएंट अमाउंट में, तो प्लेंटीफुल इज द राइट आंसर। प्लेंटीफुल इसका एंटोनिम्स होगा, क्योंकि स्कार्स मतलब होता है स्पेशली ऑफ फूड, मनी और सम अदर रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है आपके पास, अभाव है, इनसफिशिएंसी है फॉर द डिमांड। स्कैंटी नहीं होगा क्योंकि स्कैंटी मींस सिनोनिम्स है उसका, एंटोनिम्स नहीं है। स्कैंटी मींस भी इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी होता है। सेल्डम मींस होता है नॉट ऑफन, रेयरली, जैसे बोलते हैं ना बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है,
ठीक है। सेल्डम बाइट्स होता है, सेल्डम मतलब कभी कभी। प्लेंटीफुल होगा, प्लेंटीफुल मतलब एग्जिस्टिंग और यील्डिंग ग्रेट क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में होना, एबंडेंट होना, एबंडेंट मतलब मात्रा में, अच्छे सही मात्रा में। फ्यू मतलब कम होता है, तो फ्यू भी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं। एंटोनिम्स है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट word to fill in the blank. Around 60 bands in colorful dash took part in the Notting Hill Carnival. देखिए 60 बैंड इन कलरफुल, कलरफुल किस, अगर 60 बैंड है तो वो क्या कलरफुल ये रहेंगे, जो वो नॉटिंग हिल कार्निवाल में, कार्निवाल में क्या किया जाता है, क्लोथिंग्स में होंगे, ड्रेसिंग में होंगे, अपैरल्स में होंगे, कॉस्ट्यूम में होंगे, इन सब में से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, इन कलरफुल, क्योंकि 60 बैंड्स है तो किसमें होंगे, ये कॉस्ट्यूम्स में होंगे। ठीक है, ड्रेसिंग नहीं होगा। ड्रेसिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ क्लोथ्स होता है। सेट ऑफ क्लोथ्स क्या होता है, सेट ऑफ क्लोथ, 60 बैंड्स है तो उनके सेट ऑफ क्लोथ्स अलग अलग होंगे, तो उसमें क्या होता है, वो कॉस्ट्यूम्स उसको कहते हैं। इसीलिए द वर्ड क्लोथिंग इज इनकरेक्ट, क्योंकि क्लोथिंग क्या होता है, क्लोथिंग एक तरह के सेट ऑफ क्लोथ्स बताता है, और इट कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। और क्लोथिंग को क्लोथिंग्स नहीं लिखते हैं, क्लोथिंग ही होता है, क्लोथिंग को प्लूरल नहीं, क्लोथिंग ही होगा, क्लोथिंग्स नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन में क्लोथिंग्स दिया हुआ है, देखिए, तो क्लोथिंग्स गलत है। अपैरल भी नहीं होगा, अपैरल इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये ऑल्सो यूज इट इन सिंगल फॉर्म यूज, इसको हमेशा सिंगल फॉर्म में यूज करते हैं, अपैरल्स कहते हैं, अपैरल कहते हैं, अपैरल्स नहीं यूज करते हैं, जनरली नहीं यूज करते हैं, यूजुअली मॉडर्न इंग्लिश में। कॉस्ट्यूम क्या, कॉस्ट्यूम मीनिंग, कॉस्ट्यूम क्यों होगा, कॉस्ट्यूम मीनिंग अ सेट ऑफ क्लोथ वर्न बाय एन एक्टर और परफॉर्मर और अ पर्टिकुलर बैंड या पर्टिकुलर रोल के लिए। हंस ऑप्शन डी इज कॉस्ट्यूम इज द राइट आंसर, कि वो बैंड जो है 60, अराउंड 60 बैंड कलर, जो कि कलरफुल कॉस्ट्यूम में थे, टुक पार्ट नॉटिंग हिल कार्निवाल में पार्ट लिए। ठीक है, 60 बैंड कोई कार्निवाल में पार्ट लिए कॉस्ट्यूम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, कि इसमें से क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है या सेम चीज, या ये वन वर्ड टाइप का है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन दिया है ना, विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, वन वर्ड अगर इसका कोई होगा इस सेंटेंस का। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट विच मच बिलो द यूजुअल, जो यूजुअल हाइट के, कोई इंसान, जानवर या प्लांट अपनी यूजुअल हाइट से कम है, उसको क्या कहेंगे, क्रिएचर कहेंगे, विजर्ड कहेंगे, ड्वार्फ कहेंगे या ब्रिच कहेंगे। तो ड्वार्फ कहेंगे, ड्वार्फ मतलब होता है छोटा या बौना। ड्वार्फ क्रिएचर क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रिएचर एक एनिमल होता है जो कि ह्यूमन बीइंग से अलग होता है। विजर्ड क्या होता है, विजर्ड होता है अ मैन हु हैज मैजिकल पावर्स। ठीक है, फेयरी टेल्स में होता है, लीजेंड्स जो होते हैं बड़े, ही मैन इस टाइप के। ठीक है, तो विजर्ड नहीं हो। ड्वार्फ क्योंकि होगा, क्योंकि वो अनयूजुअली और एबनॉर्मली स्मॉल स्टेचर के होते हैं, बिकॉज ऑफ इनके मेडिकल कंडीशन में, जो कि बहुत ही दुखद बात है। अ पर्सन अफेक्टेड बाय ड्वार्फिज्म, जो कि एक पर्सन होता है ना ड्वार्फिज्म से अफेक्ट होता है, तो वो छोटा होता है हाइट में, यूजुअल हाइट में। विच नहीं होगा, विच मतलब होता है, विच का मेनली मीनिंग तो चुड़ैल होता है, लेकिन अ वुमन थॉट टू हैव मैजिक पावर्स, स्पेशली इविल वन, जिनके पास गलत शक्ति होती है, गलत पावरफुल होता है। और पॉपुलरली डिपिक्टेड एज वेयरिंग अ ब्लैक क्लोक एंड पॉइंटेड हैट, पॉइंटेड हैट नहीं होता, इंग्लिश ड्रामा में ऐसे ही विच होती हैं, मैकबेथ में दिया हुआ है, फिर और भी सारे नॉवेल में दिए हुए हैं। फ्लाइंग ऑन ए ब्रूम स्टिक, जो कि झाड़ू पे उड़ती रहती है, ब्रूम स्टिक पे, हैरी पॉटर की तरह। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों सही है, क्योंकि एक एनिमल, पर्सन या प्लांट जो कि यूजुअल हाइट से कम है, उसको ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, इसमें यूज वही करना है। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम स्कूल, एक स्टूडेंट जो बिना एक्सक्यूज के एब्सेंट रहता है स्कूल से, उसको माइग्रेंट कहेंगे, इंटिनेरेंट कहेंगे, ट्रूएंट कहेंगे या वैग्रेंट कहेंगे। तो इसको ट्रूएंट कहते हैं। ट्रूएंट इज द राइट आंसर। ट्रूएंट क्या है, ट्रूएंट एक वर्ड है जो कि स्कूल विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन के जो एब्सेंट रहते हैं, कई बच्चे होते हैं ना जो हमेशा एब्सेंट रहते हैं हर अल्टरनेट डेज पे, बिना एप्लीकेशन या बिना लीव या बिना एक्सप्लेनेशन के। माइग्रेंट मतलब क्या होता है, जो आजकल हो रहा है माइग्रेंट कोरोना पीरियड में, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क, काम की तलाश में या अपने बेटर जनजीवन के तलाश में। इंटिनेरेंट मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना। वैग्रेंट मतलब होता है अ पर्सन विदाउट सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। वैग्रेंट का लिटरली मीनिंग तो मैं बता रहा हूँ, आवारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है,
घूमता रहता है, उसी को कहते हैं आवारा। मतलब आवारा के मतलब एक मतलब बेकार मीनिंग नहीं, आवारा मतलब होता है जो जिसको एक बिना कोई सेटल होम के है, जो कहीं प्लेस टू प्लेस घूम रहा है और किसी तरह अपना काम चला रहा है। यहाँ तो भी स्ट्रॉन्ग लिखा है, टू प्लेस एंड लिव बाय बेगिंग, मांग के खा रहा है ये वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन सेगमेंट को अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना। द वर्कर ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस। इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के वर्कर्स हायर वेजेस डिमांड कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये सही है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए टेक्सटाइल फैक्ट्री में लॉन्ग टाइम में मांग रहे हैं। लॉन्ग टाइम मतलब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली मांग रहे हैं। तो हमेशा पिछले क्लास में हम बताए थे कि बीन लगता है हमेशा। कोई चीज अगर एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होके और चलती रहती है या खत्म हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, या कोई चीज शुरू हुई है और कुछ देर तक चली है, तो उसमें कंटिन्यूअस आ जाता है। पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर वो आगे की बात है। ये देखिए ये क्या रहता है, हैव बीन डिमांडिंग, बीन जरूर आएगा। तो क्या होगा, The workers of this textile factory have been demanding higher wages. बहुत ही दिन समय से वो ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द फ्रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या दिखा रहा है कि कोई एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, अभी भी कंटिन्यू है। वी यूज प्रेजेंट या डैश पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू रिप्रेजेंट सच एक्शन। प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, प्रेजेंट या पास्ट सेंटेंस पे डिपेंड करता है। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव ओनली ऑप्शन ए में ही है जो बीन है, तो बहुत इजी था ये चूज करना। जैसे ही कोई चीज लॉन्गर टाइम पे हो रही है या हो शुरू हुई है खत्म हुई है, शुरू हुई है अभी खत्म नहीं हुई है, तो बीन जरूर लगेगा। ए रिप्रेजेंट द करेक्ट टेंस, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस, कि मांग कर रहे हैं, अभी उनकी मांग स्टार्ट हुई थी, अभी भी चल रही है। 13 है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन मत खरीदिए। तो ये क्या है, पैसिव बताना है। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो प्रेडिकेट रहता है वो क्या हो जाता है, वो पहले सब्जेक्ट बन जाता है और वो जो सब्जेक्ट रहता है वो पीछे चला जाता है। तो मेडिसिन नीड नॉट बी ब्रॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, या मेडिसिन कुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, या मेडिसिन माइट नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो नीड नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट या माइट नॉट। माइट देखिए मैंने बताया था, माइट एक संभावना के लिए यूज करते हैं, मे का जो वो है वो माइट होता है। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि शुड नॉट यहाँ पे क्या होता है, अगर मेडिसिन नहीं ही खरीदना चाहिए। शुड नॉट क्या हो, कब यूज होता है, शुड नॉट आपको कोई सलाह देता है कि आपको आपके बेटर थिंग्स के लिए आपको कोई सलाह देता है। तो मेडिसिन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन खरीदना क्या है, अच्छी सलाह है ना। तो शुड नॉट जोर देके गएगा, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। फॉलोइंग रूल शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल चेंजिंग एक्टिव फॉर्म द पैसिव वॉइस। द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। जो वर्ब होगा वो उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा मेन वर्ब में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्टली प्रोवाइड द पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, ठीक है। मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट, देखिए लिखा है, बाई का क्या होता है थर्ड फॉर्म, बॉट। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। 14. They select the correct active form of the given sentence. Every passing vehicle was being thoroughly नहीं पढ़ते इसको, thoroughly पढ़ते हैं। Every passing vehicle was being thoroughly checked by the guard. हर गुजरते हुए वाहन को गार्ड द्वारा चेक किया गया था या चेक किया गया जा रहा है। ये चेक की वाज है तो ये पास्ट में है। The guards were thoroughly checking every passing vehicle। the every passing vehicle एक्टिव फॉर्म में करना है इसको, ठीक है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म में। every passing vehicle were thoroughly checking the guards, नहीं ये तो बिल्कुल भी गलत है, बी तो एकदम गलत है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। सी क्या है, the guards have been thoroughly checking every passing vehicle, सी भी गलत है। डी क्या है, the guards have thoroughly checked every passing vehicle, नो। A is the right answer. The guards were thoroughly checking. Guards क्या है, प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ was का वर हो जाएगा। Thoroughly checking every passing vehicle सेम रहेगा, ठीक है। क्या हो जाता है जब उसको सही
एक्टिव फॉर्म में करते हैं तो एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाता है, हो रहा है वो काम ना, या हुआ हो चुका है वो काम, तो आईएनजी लग जाएगा वर्क में। चेक का क्या हो जाएगा, चेकिंग हो जाएगा। पास का पासिंग व्हीकल हो जाएगा, पास दिया हुआ है, पासिंग तो पासिंग है, जो आईएनजी है तो आईएनजी ही रहेगा। द गिवन सेंटेंस इज पैसिव वॉइस में था। द स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस इज एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब। अब ये क्योंकि पैसिव वॉइस में था, इसको एक्टिव में किए हैं तो क्या हुआ, बीइंग हट के क्या हो गया है, वर्ब के बाद जो वर्ब है उसके आगे आईएनजी लग गया है, चेक के आगे चेकिंग लग गया है, और ऑब्जेक्ट एवरी पासिंग व्हीकल by plus subject. So with the help of the above structure, we can convert the given sentence into active voice. The guards were thoroughly checking every passing vehicle. The guards क्या हो गया, subject हो गया, verb हो गया, verb क्या हो गया, thoroughly checking जो हो गया वो क्या हो गया, verb हो गया, checking हो गया, object हो गया every passing vehicle। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोअर्स, कोअर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशराइज होता है। सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द। लीव होता है, इंचेंट होता है या कैजुअल होता है। तो पहले देखेंगे क्या होता है। देखिए प्रेशराइज होता है, कोअर्स मतलब होता है प्रेशराइज। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर एज फॉलोज। कोअर्स मीन होता है परसुएड, परसुएड मतलब किसी को, एन अनविलिंग पर्सन को टू डू समथिंग, किसी इंसान को कुछ वो करने का मन नहीं कर रहा है वो काम, और आप उस पर फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, या कोई थ्रेट देके उसको धमकी दे रहे हैं। प्रेशराइज इज द राइट आंसर। प्रेशराइज मींस अटेम्प्ट टू परसुएड और कोर्स इनटू डूइंग समथिंग। लीव नहीं होगा, लीव मतलब होता है गो अवे फ्रॉम, लीव मतलब छोड़ना होता है। इंचेंट नहीं होगा क्योंकि ये फिल विद ग्रेट डिलाइट। इंचेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुशी से भर जाना या चार्म हो जाना। कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब होता है परसुएड टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड कोएक्सिंग और फ्लैटरी। कैजुअल मतलब भी होता है किसी को लुभाना होता है, कोएक्सिंग और फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब किसी को चिकनी चुपड़ी बातों से लुभाना। यहाँ कैजुअल नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोअर्स का। कोअर्स मीनिंग क्या होता है, यूजिंग फोर्स और थ्रेट। ये यहाँ अलग तरीके से उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, धमकी देके या जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा है। कैजुअल मतलब क्या होता है कि हम आपको किसी काम के लिए मना रहे हैं चिकनी चुपड़ी बातों से, फ्लैटरी कमेंट से, फ्लैटरी आपको, फ्लैटरी आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो कैजुअल इज द रॉन्ग आंसर, प्रेशराइज इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये आज एसएससी का पेपर था, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह में जो आते हैं, ये उनमें से एक था पेपर। उसका एक सेक्शन था, 15 क्वेश्चन का था, बाकी भी जो होंगे मैं अगले सेशन में करवाऊंगा। देखूंगा अब एक ही सेशन में सारे क्वेश्चन कवर हों, एक पेपर के, एक सेट के पेपर के। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। थैंक यू।